कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। ऐसे ही है। आप सड़क अपनी सीधी बना नहीं सकते कोई। आप चांद पर आपने किस तरह पहुंच जाना था? इशारों से पहुंच जाना था आपने। और दूसरा, G20 की बात कर रहे हैं, कौन सा लीडर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैठा है? वो है लीडर ऐसा जो पाकिस्तान में बैठा हो? एक बैठा है, वो जेल में बैठा है। नमस्कार दोस्तों, अब कनाडा को विक्टिम कार्ड भी खेलना है और कनाडा को ये भी करना है कि भाई इंडिया के खिलाफ उंगली भी करनी है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब इंडिया कई बार कह चुका है खालिस्तानियों की मैटर कैनेडियन गवर्नमेंट को, जस्टिन ट्रूडो को, लेकिन फिर भी वो सुधरते नहीं और वहाँ पर कुछ ना कुछ खालिस्तानी एक्टिविटी होती रहती है। अब आपने पिछले कई बार देखा कि खालिस्तानियों की तरफ से, चाहे यूके में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, हमारी जो एम्बेसी है वहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहता है। तो जब हम वहाँ की गवर्नमेंट को कहते हैं, अगर वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं सुनती तो फिर इंडिया को ही कुछ ना कुछ कदम लेने पड़ेंगे। अब देखिए, पिछले वो निज्जर की तो हत्या हो गई, उसके बाद यहाँ पर ये बात हो रही है कि भाई जो 21 की लिस्ट सौंपी थी, अब वो लिस्ट 20 की हो गई, क्योंकि एक जो सुक्खा था उसको भी मार दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी जिम्मेदारी ली है। कहने का मतलब ये है कि अब आने वाले दिनों में कैनेडियन पीएम के लिए अपनी कुर्सी के आसपास क्लीननेस रखना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और भारत इस टाइम तनाव की तरफ जा रहे हैं G20 के बाद, खास तौर पे। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हकीकत इसमें मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो साहब को ये क्या जरूरत महसूस हुई और ये सारा सिलसिला है क्या। दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी। डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये, एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट, दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था, वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था, उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है? उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन की बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा, बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा? मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रोवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज इन अ डीप इशू नाउ, डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली, और खासकर जो उनके पैरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर हैं फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से, उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा,
इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है उसके जवाब देने पड़ेंगे। जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल डेफिनेटली सर। ये मतलब अभी तो इतना जदीद दौर हो चुका है और खास तौर पे इस टाइम इकोनॉमी का दौर चल रहा है। सर आपने बात की मुख्तलिफ कंट्रीज की, आपने यूएस की बात की, यूके की बात की, इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, वो भी जो देखने में आता है वो भारत की साइड पे है। फिर एक बड़ी चीज जिस वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है सिख कम्युनिटी को लेके इंटरनेशनली, तो यूएस में जो सिख कम्युनिटी बैठी है, उनके जो मेंबर हैं, उनके जो हेड हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉपर भारत को लेके जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो बिल्कुल गलत है, हम भारत के साथ खड़े हैं। यूएस के जो सिख कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई है। डेफिनेटली, मैं बल्कि आज भी मैं बातें हो रही थी इसी हवाले से, बल्कि एक दो जगहों पे मैं ऐसी जगह पे था जहां पे सिख कम्युनिटी के लोग जो थे दे वर टॉकिंग टू द मीडिया, तो उनके भी जज्बात यही हैं कि एलिगेशन बेसिस के ऊपर ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। वो जो निजर साहब का, सबसे पहले तो आज एक बड़ी खूबसूरत बात एक सिख लीडर ने की है, जसदीप सिंह उनका नाम है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिख्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने आज एक बात की, बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। और उसके अंदर मैं समझता हूं कि ये वाकई ही अगर देखा जाए तो अगर 2 साल पहले एक आपके कंट्री का बंदा जो है उसको दूसरा कंट्री टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए था कि उस वक्त एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। तो आज आप उसी चीज के ऊपर अब 3 महीने के बाद, उसके मर्डर के बाद, आज आप उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ही इज इन अ डीप वाटर्स नाउ। ठीक है सर, खास तौर पे G20 के मतलब अगर हम देखेंगे G20 कंप्लीट होने के बाद ये चीजें बढ़ती नजर आई हैं और अचानक ही बढ़ती नजर आई हैं। उससे पहले मतलब 3 माह हो चुके हैं मर्डर को, और उसके बाद ये सारा सीन हुआ, खामोशी रही, और अभी अचानक से ये चीज सामने आना सिर्फ वोट बैंक है या इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी थोड़ा सा कोई प्रेशर है? इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर देखा जाए तो इस वक्त मैं उससे, मेरी ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इस तरीके से कि G20 का जो इमेज राइज हुआ है उससे इसको डैमेज तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस मोस्टली जो है वो अंडर इंडियन डायस्पोरा प्रेशर में है। वो इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो इंडियन डायस्पोरा चला रहा है अमेरिका को। वो इस तरह का अमेरिका से, ऋषि सुनक है बर्तानिया में, अल्टीमेटली उन्हें पता होना चाहिए था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इस तरह का टू ब्रिंग इंडिया डाउन आफ्टर G20, तो ना बर्तानिया सपोर्ट करेगा ना अमेरिका सपोर्ट करेगा। तो मेरे ख्याल में ये वो नहीं है, ये वही है कि अपनी इंटरनल इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, इनको आगे इलेक्शन इनको नजर आ रहा था कि नहीं जीत पाएंगे, और वो जो 25 वोट जो है वो मिस्टर जसप्रीत सिंह की पार्टी के वो पक्के करने के लिए मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो साहब ने इतना बड़ा रिस्क लिया है। वैसे भी अभी रिसेंटली उनकी डाइवोर्स हुई है, इमोशंस भी हो सकते हैं, मायूसियां भी हो सकती हैं, और उसका फिर उन्होंने यही, और फिर जब खासकर जहाज खराब हो जाए आपका किसी ऐसे फॉरेन सॉइल पर और आपको कोई घास ना डाले और आपके हालात ये हो जाए, तो फिर आप इस तरह के ब्लंडर कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। और मेरा ये ब्लंडर है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया है उन्होंने, और उसका रिजल्ट निकलेगा, आप देखेंगे कि ही विल लूज द पॉपुलैरिटी इन हिज ओन कंट्री। ठीक है सर, ये हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो इस टाइम चल रही है उसके ऊपर थोड़ी सी कवर किया, उसके ऊपर आपकी ओपिनियन ली। अभी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हम ज्यादा बात करते हैं, और अभी जो सा जलील अब्बास साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम हमेशा, यानी पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन करे, लेकिन भारत की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। और यही अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनसे पहले जो गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो साहब, वो फॉरेन मिनिस्टर ये कहते थे, बुचर ऑफ गुजरात, वो फॉरेन मिनिस्टर ये कहते थे कि मतलब ललकारते थे, और अभी 3 माह बाद 4 माह बाद ऐसी स्टेटमेंट आना, क्या हमारी आंखें बंद हैं? क्या दुनिया की आंखें बंद हैं? क्या लोग सोए हैं कि जब भी कोई स्टेटमेंट दे और उसके ऊपर नहीं देखें? उसमें चॉइस मैं समझता हूं कि सिर्फ वक्ती तौर पर एक ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। आपने यूनाइटेड नेशंस में आना हो तो आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, आप जब भी IMF के सामने आपने पेश होना होता है आप इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं। ये बातें स्टेटमेंटों से बहुत आगे जा चुकी है। उसकी वजह ये है कि मैंने हमेशा अर्ज किया है कि आपने भारत के एतमाद को परमानेंट बेसिस पे विन करने की कोशिश ही नहीं की, और कभी नहीं की। मैं उसकी मिसाल ये देना चाहता हूं, भारत को आपने पीस का मैसेज भेजा है, साथ ही मिसाल मलिक को अपनी कैबिनेट में ले लिया है, तो वो क्यों बात करेंगे आपसे? दूसरा पॉइंट ये मैं देना चाहूंगा,
आपको भारत की जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत नहीं है भाईजान। आप वो तरक्कियों की नई बुलंदियों को टच कर रहे हैं, आप पस्तियों की नई डेप्थ को टच कर रहे हैं, तो आपकी मजबूरी है उनके साथ रिलेशनशिप करना, और वो भी आप वक्ती तौर पर करते हैं अपने वक्ती फायदे के लिए। तो इसको डिप्लोमेसी नहीं कहा जा सकता, इसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता कि आपकी नीयत क्या है। दर हकीकत आपको मैं हमेशा यह कहता हूं, आपको इससे आगे बढ़कर स्टेप लेने पड़ेंगे और परमानेंट बेसिस पर इस पे लेने चाहिए।